बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 23 में। एग्जाम्पल नंबर 23 में क्या बोल रहा है ये देखो ध्यान से। शो दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस। ये हमारे पास कितने लाइंस दे रखे हैं? 3 लाइंस दे रखे हैं। एक ये लाइन है y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1 और दूसरा लाइन है y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2 एंड x इज इक्वल्स टू 0। बोला है कि इन तीनों लाइन से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया ये है, प्रूफ करो। ये हमारा ट्रायंगल का एरिया इन तीनों लाइन से जो इन तीनों लाइन से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया इसे प्रूफ करो, ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे इसको प्रूफ। यहाँ थोड़ा देखो ध्यान से। हमारे पास क्या दे रखा है? सॉल्यूशन नंबर 23। हमारे पास सबसे पहले एक लाइन क्या दे रखा है? y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1 एंड y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2 एंड x इज इक्वल्स टू 0। ये 3 लाइंस दे रखा है ना, ये हमारे पास ये 3 लाइंस दे रखा है। अब बोला कि इन तीनों लाइन से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया ये है, ये हमें प्रूफ करना है। ये ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। रफ डायग्राम में क्या है, जैसे सबसे पहले तो हमने y एक्सिस बना लिया, उसके बाद हमने क्या किया, एक y एक्सिस बना लिया, उसके बाद फिर हमने क्या किया, एक x एक्सिस बना लिया, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं कि हम लोग कि c1 इज लेस देन c2। ऐसे कुछ नहीं है, c2 को भी ग्रेट लेस मानोगे। अभी हमने अज्यूम क्या किया कि c1 इज लेस देन c2, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तुम मान लो कि c2 इज लेस देन c1, दोनों केस में सेम ही आंसर आएगा, ठीक है ना। हमने मान लिया कि c1 इज लेस देन c2, तो पहला जो लाइन है हमारा वो क्या है, y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1। ये किस फॉर्म का है? ये हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का लाइन है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का लाइन है। तो मान लिया कि हमारे पास जो पहला लाइन है वो ऐसे पास किया, ठीक है। ये रफ डायग्राम बना रहा हूँ, समझ में आ रही है बात। दूसरा जो लाइन है ये y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2। ये जो लाइन है ना y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2, इसको हमने मान लिया कि ये कुछ ऐसे बना, ऐसे लाइन बना, ठीक है। अब हमने क्या मान लिया कि c1 इज लेस देन c2, तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट, ये क्या हो जाएगा हमारा 0,c2, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, c2 नहीं 0,c1, ठीक है। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,c2, ठीक है। तुम एक बार चेक कर लेना, अगर तुम्हें लगता है ना कि c1 क्यों छोटा हो गया, c2 क्यों बड़ा हो गया, तो तुम एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे c2 ले लो, यहाँ पे c1 ले लो, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। अब ये हमारा हो गया क्या, x एक्सिस। तो ट्रायंगल क्या बन रहा है, ये x इज इक्वल्स टू 0 जो लाइन है ये तो y एक्सिस है, ये तो इस लाइन का इक्वेशन है, ये y एक्सिस है ना हमारा, ये तो इस लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 0। और इस लाइन का इक्वेशन क्या आ रहा है, इस लाइन का इक्वेशन हमारे पास क्या आ रहा है, y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1। और इस लाइन का इक्वेशन क्या आ रहा है हमारे पास, y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2। अब इस लाइन से y इज इक्वल्स टू m1x प्लस c1 से, और ये y इज इक्वल्स टू m2x प्लस c2 से, और ये जो तीसरा कर्व है x इज इक्वल्स टू 0, क्या हमारा ये y एक्सिस है। इस तीनों से ट्रायंगल क्या बन रहा है, वो ये ट्रायंगल बन रहा है, यही ट्रायंगल बन रहा है ना हमारे पास, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल, ठीक है। इसी ट्रायंगल का हमें एरिया चाहिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल का क्या चाहिए, हमें एरिया चाहिए, ठीक है। ये ट्रायंगल का एरिया चाहिए, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। तो उसके लिए मान लो कि इस पॉइंट को हमने a मान लिया, इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया, b, इस पॉइंट को हमने मान लिया c। तो हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड हमारा क्या है, रिक्वायर्ड क्या हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमें चाहिए, ठीक है। अब बच्चों ये तुम सोचो कि ये इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए याद करो 10th क्लास में हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल।
ट्रायंगल के अगर तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन होते थे तो हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते थे, ये फॉर्मूला हमें याद होगा। हमें का मतलब तुम्हें याद होगा ये फॉर्मूला। तो हमें करना क्या होगा, इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पहले ए का तो कोऑर्डिनेट गिवन है 0,C1, दूसरे का कोऑर्डिनेट भी गिवन है 0,C2। हमें अब सी कोऑर्डिनेट चाहिए। तो ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, इस लाइन को और इस लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। अगर हम किसी भी दो लाइन के इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो वहाँ से जो एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है वो क्या मिलती है, वो उन दोनों लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो मिलता है। तो इन दोनों लाइन को हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से क्या है कि हमारे पास है ये y इज इक्वल्स टू m1x प्लस C1, और दूसरा क्या हमारा y इज इक्वल्स टू m2x प्लस C2। इसे हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या करो, यहाँ से y का वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो इस इक्वेशन में, या इस इक्वेशन से y का वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डाल दो। ठीक है, तो मान लो कि हमने यहाँ से y इज इक्वल्स टू m1x प्लस C1 से y का वैल्यू उठा के सेकेंड इक्वेशन में डाल दिया। तो हमें क्या मिल गया, m1x, इस y की जगह क्या डालेंगे, m1x प्लस C1, m1x प्लस C1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m2x प्लस C2। ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, इसको राइट हैंड साइड मिलेगा, C1 को राइट हैंड साइड में, m2x को लेफ्ट हैंड साइड में, और x कॉमन ले लिया। तो क्या हो गया, m1 माइनस m2 इज इक्वल्स टू C2 माइनस C1, ऐसे हो गया। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू हमें मिल गई C2 माइनस C1 अपॉन m1 माइनस m2। ये क्या मिला, ये जो x का वैल्यू क्या मिला, ये कौन सा x का वैल्यू मिला, ये हमें सी पॉइंट है ना, ये जो सी पॉइंट है इसका हमें x कोऑर्डिनेट मिला। ठीक है, अब y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके x कोऑर्डिनेट को या तो फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो या तो सेकंड इक्वेशन में डाल दो। तो वहाँ से क्या मिल जाएगा, इस सी पॉइंट का हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन डाला, मान लो इसको हमने मान ही लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया 2। अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2। किसी में डाल दो, इक्वेशन 1 में डाल दो, इक्वेशन 2 में डाल दो, एक ही वैल्यू, एक ही आंसर आएगा। समझ में आ रही बात, इन इक्वेशन 1। तो y क्या है हमारा, m1, x की जगह क्या डालेंगे, C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2, एंड यहाँ पे प्लस C1 लिख दिया। ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू, एलसीएम लिया, क्या हो जाएगा, ये m1C2 माइनस m1C1 प्लस m1C1 माइनस m2C1 अपॉन m1 माइनस m2, ऐसे आ गया ना। अब देखो कैंसिल क्या हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। कैंसिल करने के बाद यहाँ से हमें क्या मिल गया, y का वैल्यू क्या मिल गया, m1 कॉमन ले लो यहाँ से और यहाँ से, या अच्छा m1 कॉमन नहीं मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें ये m1C2 माइनस m2C1 अपॉन ये क्या हो गया, m1 माइनस m2। ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया हमें y कोऑर्डिनेट। समझ में आ रही बात, ये हमें क्या मिल गया, y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये तो हमारा y कोऑर्डिनेट हो गया, अब x कोऑर्डिनेट ये हमारे पास, ये हमारे पास क्या x कोऑर्डिनेट है, ये हमारा क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और ये हमारा y कोऑर्डिनेट है। अब हमारे पास ये क्या बोलते हैं, पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट जो है हमारा r है ना, यहाँ पे हमने क्या लिया, पॉइंट C लिया है। तो C पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो एक मिनट, सॉरी, यहाँ देखो, यहाँ पे हमारा
ठीक है, ये फिगर हो गया। तो इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हुआ वो यहाँ से C2 माइनस C1, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2, और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से लिख दिया, क्या हो गया M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल, इसका हमें ए का भी कोऑर्डिनेट पता चल गया, बी का भी एंड सी का भी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं वो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। ठीक है, और 10th क्लास से भी जानते होगे, ये भी मैंने स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर में डिस्कस भी किया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, सबसे पहले हाफ आएगा, फिर आएगा मॉड, फिर कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो, कहीं से भी शुरू कर लो, किसी भी डायरेक्शन में, चाहे तो तुम कर लो क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चाहे तो तुम कर लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ मान लो हमने पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पहले पॉइंट ए का क्या डालेंगे यहाँ पे, एक्स कोऑर्डिनेट जो कि है 0। उसके बाद क्या करते हैं, पॉइंट ए को छोड़ के मान लो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो पॉइंट सी के वाई कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे किसके, पॉइंट बी के वाई कोऑर्डिनेट से। तो पॉइंट सी का वाई कोऑर्डिनेट क्या ये है, तो क्या हो जाएगा ये, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज 0 मल्टीप्लाई है, बट फिर भी प्रोसेस समझने के लिए लिख रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2, ये क्या हो गया हमारा, ये पॉइंट सी का वाई कोऑर्डिनेट माइनस C2, ये क्या हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद ए के बाद आए सी पर, तो सी में आए तो सी में क्या होगा, सी का एक्स कोऑर्डिनेट, सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो फिर बी के वाई कोऑर्डिनेट को ए के वाई कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है बी के वाई कोऑर्डिनेट में, तो क्या हो जाएगा ये C2 माइनस C1, फिर प्लस, अब ए भी हो गया पॉइंट हमारा ख़त्म, सी भी हो गया, अब बी पर आते हैं, बी का हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो यहाँ पे 0 आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी क्या हो जाएगा C1 माइनस दिस, C1 माइनस ये क्या हो जाएगा M1 C2 माइनस M2 C1 अपॉन M1 माइनस M2, ऐसे हो जाएगा ना। अब बस ये तो हमारा 0 हो गया, ये भी हमारा 0 हो गया, तो एरिया क्या मिल गया हमें, ट्रायंगल का एरिया ABC, ट्रायंगल ABC, इसका एरिया क्या हो गया हाफ, मॉड में क्या बच गया C2 माइनस C1, एक यहाँ पे C2 माइनस C1, एक यहाँ पे C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 अपॉन M1 माइनस M2, M1 माइनस M2। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, ये हो गया हाफ मॉड C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर अपॉन M1 माइनस M2। फिर हमें पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये क्या होता है, मॉड एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा 1/2, इसको क्या लिखेंगे स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर स्क्वायर रूट नहीं, यहाँ पे रूट अंडर ऐसे मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मॉड एक्स, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मॉड एक्स के होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है एक्स स्क्वायर, ये याद रखोगे। तो यहाँ पे एक्स का काम क्या कर रहा है C2 माइनस C1, तो इसको पहले तो मॉड को अलग किया, तो क्या हो जाएगा C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर का मॉड अपॉन मॉड ऑफ M1 माइनस M2, ऐसे हो गया। अब ये क्या लिखा हुआ, मॉड ऑफ C2 माइनस C1 को x बोला, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा एक्स स्क्वायर के, तो यहाँ पे इसको क्या लिख दिया C2 माइनस C1 का होल स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ M1 माइनस M2। यही है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया हैंस प्रूफ। ये बच्चों हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 23 भी सॉल्व। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 24 में। एग्जाम्पल नंबर 24 में क्या बोल रहा है कि ए लाइन, इस क्वेश्चन को समझो थोड़ा ध्यान से।
एग्जाम्पल नंबर 24 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ए लाइन, एक हमारे पास लाइन है, इज सच डैट, एक ऐसा लाइन है कि सच डैट इट्स सेगमेंट, लाइन का सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब क्या होता है? लाइन का पार्ट, लाइन का तो इन्फाइनाइट लेंथ होता है, बट सेगमेंट हम किसे बोलते हैं? लाइन के पार्ट को। तो क्या बोला है? लाइन इज सच डैट इट्स सेगमेंट बिटवीन द लाइन, इस लाइन और इस लाइन के बीच में एक ऐसा लाइन है जिसका सेगमेंट मतलब जिस लाइन का पार्ट इस दो लाइन के बीच में, इस लाइन और इस लाइन के बीच में उस लाइन का जो सेगमेंट है वो बाइसेक्ट हो रहा है किस पॉइंट से? 1,5 से। तो बोल रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन निकालो। कहने का क्या मतलब है, इसको तुम देखो थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास एक ये लाइन है, ठीक है, ये गिवन लाइन है, ये गिवन लाइन है, सॉरी ये गिवन लाइन है। इस पहला लाइन हमारा ये हो गया, इसको हमने ड्रॉ कर लिया। इसमें देख लो, लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। एक बार x को 0 करो, y निकाल लो, y को 0 करो, x निकाल लो। तो x को 0 किया तो y का वैल्यू क्या हो गया? 4। तो ये 0,4 इस पॉइंट से पास किया। यहाँ पे x 0 करो, y 4 आ जाएगा। y को 0 करोगे, x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -4/5। तो यहाँ पे -4/5 से पास करेगा। तो ये लाइन हमारा जो दिख रहा है ना, ये लाइन, इस लाइन का इक्वेशन क्या है? ये लाइन जो है, देखो ध्यान से, ये जो लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या मिल गया हमें? ये लाइन का इक्वेशन मिल गया 5x - y + 4 = 0। ठीक है, सेम लाइन पे यहाँ पे हमने क्या किया? इसमें x को 0 करके y निकाला, y को 0 करके x निकाला। तो इस लाइन का इक्वेशन हमें क्या मिल गया? ये मिल गया, ये मिल गया हमारे पास। ये लाइन का इक्वेशन कह रहा हूँ, लाइन का ग्राफ मिल गया। ठीक है, ये तो 2 लाइन गिवन है, ये लाइन मिल गया हमारे पास, ये लाइन मिल गया। अब बोल क्या रहा है कि एक ऐसा लाइन है, ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन है, ये जो है ना हमारा रिक्वायर्ड लाइन है, ये जो लाइन है ये रिक्वायर्ड लाइन है, ये हमारा। अब ये बोल रहा है कि एक ऐसा लाइन जिसका सेगमेंट इस लाइन पे, ये जो लाइन हमारा है इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा, इस लाइन पे, और ये जो लाइन है इस लाइन पे सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट का मतलब पार्ट। जैसे यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक देखो, ये जो पार्ट बन रहा है ना, ये पार्ट इस लाइन का, ये लाइन तो ऐसे बढ़ाओगे तो ये ऐसे चला जाएगा ये लाइन। तो इसका ये जो पार्ट बन रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये पार्ट इस लाइन का, ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन है। ये जो है ना हमारा, ये क्या हमारा रिक्वायर्ड लाइन है। ठीक है, इसी लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए। तो बोला है कि इस लाइन का एक सेगमेंट जो है इस 2 लाइन पे, एक ये लाइन इस लाइन पे और इस लाइन पे बाइसेक्ट हो रहा है किस पॉइंट से? इस पॉइंट से 1,5 पॉइंट से बाइसेक्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब कोई बच्चा बोलेगा कि ये लाइन ऐसे ही क्यों बनाया, थोड़ा आगे करके क्यों नहीं बना दिया, थोड़ा पीछे करके क्यों नहीं बना दिया, यहीं पे क्यों बनाया? बिकॉज ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये फिक्स लाइन है। क्यों? बिकॉज ये 1,5 से ही पास कर रहा है। और अब फिर तुम बोलोगे कि 1,5 से पास करने वाला तो ऐसे भी लाइन हो सकता था, ये भी हो सकता था, बट इसके साथ एक दूसरा भी तो कंडीशन है, एक कंडीशन दूसरा भी तो है कि ये जो लाइन है इस तरह से 1,5 से पास कर रहा है कि ये वाला लेंथ और ये लेंथ इक्वल भी है। समझ में आ रही बात? तो मैंने हमेशा बताया है कि लाइन पर हमेशा 2 कंडीशन लगेगा। ठीक है, अगर लाइन पे तुमने एक कंडीशन डाल दिया तो वो लाइन फिक्स नहीं होता है, हमेशा लाइन पे कम से कम 2 कंडीशन लगेगा, तभी जाके लाइन यूनिक होगा, अदरवाइज यूनिक नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये इस पे दोनों पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, ये रिक्वायर्ड लाइन है। ठीक है, बात आगे समझ में? चलो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया कि मान लिया कि ये जो रिक्वायर्ड लाइन है हमारा, इस लाइन को किस पॉइंट पे कट किया? α, β1 पे कट किया। और ये जो हमारा लाइन है रिक्वायर्ड लाइन, इस लाइन को किस पॉइंट पे कट किया? इस पॉइंट पे α2, β2 इस पॉइंट पे कट किया, मान लिया हमने। ठीक है, और ये इस लाइन को किस पॉइंट पे कट किया? α, β1 पे। अब ये 1,5 क्या है? ये इस दोनों पॉइंट का, इस पॉइंट को A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो, मान लिया हमने। तो AB का जो मिड पॉइंट क्या है? 1,5 है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो जानते ही होगे, α1 + α2/2 किसके इक्वल हो जाएगा? मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा? β1 + β2/2, ये किसके इक्वल हो जाएगा? मिड पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल, 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, एक हमारे पास। अच्छा, उसके बाद मैं अगर तुम्हें बोल रहा हूँ कि कितने वेरिएबल हैं, तो वेरिएबल 4 है, देख लो, एक α1 β1 और दूसरा वेरिएबल α2 β2।
तो दो दो वेरिएबल है, इसका ये मतलब है कि हमें कम से कम 4 इक्वेशन चाहिए, तभी जाके ये सॉल्व हो पाएगा। मैंने बताया कि अगर हमें 4 वेरिएबल है तो 4 इक्वेशन कम से कम चाहिए, तभी 4 वेरिएबल का वैल्यू निकाल पाओगे। 4 वेरिएबल 3 इक्वेशन वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। और अगर 4 वेरिएबल है तो 5 इक्वेशन चाहिए अगर हमें किसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो अब हमारे पास 2 रिलेशन तो आ गया, ठीक है। एक रिलेशन ये आ गया, दूसरा रिलेशन ये आ गया, 2 रिलेशन और खोजना हमें। तो 2 रिलेशन कैसे खोजेंगे? सिंपल सी बात है कि ये जो पॉइंट ए है ये किस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर ये जो पॉइंट बी है इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस लाइन के भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे, चलो मैं ना इसको, चलो मैं कर ही देता हूँ सॉल्व। लोग बोलोगे नहीं किया सॉल्व, ये इसको मैं ना कर देता हूँ सॉल्व। एग्जाम्पल नंबर 24 में आते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा रफ डायग्राम ड्रॉ करूँगा जल्दी जल्दी। ये हमारा पहला लाइन, ये वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। पहला लाइन ये हो गया हमारा, ठीक है। और दूसरा लाइन ऐसे कुछ जा रहा है, और एक तीसरा जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है वो ऐसे है, मान लो ये रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। पहला जो लाइन है वो देखो कैसे, पहला लाइन हमारा क्या है, 5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा लाइन क्या हमारा 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x को 0 किया तो y क्या आ गया हमारे पास 4, और y को 0 किया, y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू -4/5, 0। तो ये पॉइंट को मान लिया हमने -4/5, 0, और इस पॉइंट को मान लिया हमने क्या 0,4, इस पॉइंट को हमने मान लिया 0,4, ठीक है। मान लिया क्या है ये 0,4, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा लाइन है, इसमें एक बार हमने x को 0 किया, x को 0 किया तो y का वैल्यू 1 आ गया, एंड y को 0 किया तो x का वैल्यू क्या आ गया 4/3, 0। तो ये हमारा पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट, ये हमारा पॉइंट हो गया 0,1, और ये पॉइंट क्या हो गया हमारा 4/3, 0। अब ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन है, ये जो है ना हमारा रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है। ये रिक्वायर्ड लाइन है। तो अब इस रिक्वायर्ड लाइन में क्या बोल रहा है कि ये जो बाइसेक्ट कर रहा है ना यहाँ पे, इस पे जो बाइसेक्ट कर रहा है, एक ये बाइसेक्टर है, ये जिस पॉइंट पे, एक यहाँ पे, इसका इस लाइन पर, इस लाइन पर और इस लाइन पर क्या बन रहा है, जो सेगमेंट बन रहा है वो ये सेगमेंट बन रहा है, ठीक है। इस सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट क्या दे रखा है 1,5, ठीक है। इस पॉइंट को हमने मान लो ए बोल दिया, इसे हमने बोल दिया अल्फा कॉमा बीटा, और इसे हमने बोल दिया गामा कॉमा डेल्टा, ठीक है, ऐसे बोल दिया। अब हमें क्या चाहिए, ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन है, इस रिक्वायर्ड लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल आ गए, यहाँ पे 4 वेरिएबल आ गए, तो 4 वेरिएबल तो हमें कैसे भी करके 4 इक्वेशन चाहिए। तो सबसे पहले हमें पता क्या है कि ये जो चीज़ है ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे पहले लिखा, ये 1, इसको m मान लेते हैं, मान लो इस पॉइंट को, तो m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, इसको b मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो m अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो फिर क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे ए बी पर, तो पता है ना दोनों के अल्फ़ा प्लस गामा अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। तो यहाँ से हमें क्या मिला, अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 2, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया। फिर बीटा प्लस डेल्टा अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू 10, इसको हमने सेकंड इक्वेशन बोल दिया। 2 इक्वेशन बन गया, 2 इक्वेशन और चाहिए। तो ये जो पॉइंट ए है ना, किस लाइन पे लाई कर रहा है, अच्छा इस लाइन का इक्वेशन नहीं लिखा, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया
5x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। और ये तो रिक्वायर्ड लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया 3x प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये जो देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट ए है ये किस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे, तो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो एक इक्वेशन क्या बन जाएगा 5x की जगह क्या डालेंगे, यहाँ से x कोऑर्डिनेट अल्फा माइनस y की जगह क्या डालेंगे बीटा एंड प्लस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा बन गया थर्ड इक्वेशन। ठीक है, फिर ये जो पॉइंट हमारा b है, ये जो b पॉइंट है इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या डालेंगे, x की जगह क्या डालेंगे गामा, y की जगह क्या डालेंगे डेल्टा। तो क्या हो जाएगा 3 गामा प्लस 4 डेल्टा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा बन गया फोर्थ इक्वेशन। अब ये 4 इक्वेशन बन गए, इन 4 इक्वेशन से हमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करना है वो कोई नहीं बताएगा, वो अपना सोचना होगा करना क्या हमें। तो यहाँ पे मैंने ऐसे सोचा, इसको एक काम करते हैं, अल्फा को गामा के टर्म में लिख लिया, ठीक है, और यहाँ से बीटा को डेल्टा के टर्म में लिख दिया। तो अल्फा को हमने किसके टर्म में लिख लिया, अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे अल्फा बीटा है, ठीक है, हमने क्या किया, ये गामा उठा के इसको गामा को लिख लिया 2 माइनस अल्फा। उसके बाद यहाँ पे गामा की जगह क्या डाल दिया 2 माइनस अल्फा। फिर डेल्टा को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 माइनस बीटा, तो यहाँ पे डेल्टा की जगह क्या डाल दिया 10 माइनस बीटा। तो ये जो हमारा इक्वेशन 4 होगा ना, ये किस में आ जाएगा, अल्फा बीटा में आ जाएगा इक्वेशन। ठीक है, और ये हमारा ऑलरेडी अल्फा बीटा में है, तो फिर हम लोग अल्फा बीटा निकाल लेंगे। और अल्फा बीटा मिल गया, का अल्फा बीटा के वैल्यू अगर हमें मिल गई तो अल्फा यहाँ डालेंगे तो गामा मिल जाएगा, बीटा यहाँ डालेंगे तो डेल्टा मिल जाएगा। ये हमारी स्ट्रैटेजी है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे फिर वही काम हम लोग शुरू कर देते हैं। यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखते हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा को क्या लिख लिया 2 माइनस गामा एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 अल्फा को, चलो एक काम करते हैं, अल्फा को भी लिख लो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ना हमने गामा का वैल्यू निकाल लिया, गामा को लिख लिया 2 माइनस अल्फा। अगर यहाँ से हमने अल्फा को लिखा होता ना 2 माइनस गामा, तो यहाँ पे डालते ना अल्फा की जगह 2 माइनस गामा, और यहाँ से बीटा की जगह क्या डालते 10 माइनस डेल्टा। तो यहाँ पे बीटा की जगह 10 माइनस डेल्टा, तो फिर ये किस में गामा डेल्टा में दोनों इक्वेशन बन जाता, तो वहाँ से गामा डेल्टा निकल आता। बट यहाँ पे हमने क्या किया, अल्फा को लिखा 2 माइनस गामा, तो अल्फा की वैल्यू सॉरी गामा को लिखा 2 माइनस अल्फा, तो यहाँ गामा में डालना होगा 2 माइनस अल्फा एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमने क्या किया, डेल्टा को क्या लिख लिया 10 माइनस बीटा। अब ये क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 में क्या डालेंगे, 4 के हमारे पास 3 गामा प्लस 4 डेल्टा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 3 गामा की जगह क्या डालेंगे 2 माइनस अल्फा प्लस 4, और डेल्टा की जगह क्या डालेंगे 10 माइनस बीटा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 6 माइनस 3 अल्फा प्लस 40 माइनस 4 बीटा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये 46, ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 2, और 2 प्लस 40 क्या हो जाएगा 42। तो इसको इधर ले जाओ तो क्या होगा 3 अल्फा प्लस 4 बीटा, यहाँ क्या बन रहा है 42, तो ये माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 5, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या आ गया, ये वाला हमारा इक्वेशन आ गया ना। अब ये इक्वेशन देखो, ये जो इक्वेशन हमारा है, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हमें यूज़ करना है, और एक हमें ये इक्वेशन यूज़ करना है। इस दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हमें क्या करना है, किसका वैल्यू अल्फा बीटा का वैल्यू निकालना है। तो ये इक्वेशन क्या है हमारा, ये इक्वेशन एक हमें यूज़ करना है। यहाँ पे देखो एक इक्वेशन ये है 4th इक्वेशन, और ये हमारे पास 5th इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन हमें यूज़ करना है। अरे यार ये हमारा आ गया 3 गामा प्लस 4 डेल्टा माइनस 4, 3 गामा प्लस 4 डेल्टा माइनस 4, 3 गामा
गामा में नहीं है यार ये हमारा इक्वेशन, इसको यूज़ करना है यार, गलत मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों को। इस इक्वेशन को अल्फ़ा बीटा वाले को यूज़ करना है ना। 5 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 5 अल्फ़ा माइनस 4 बीटा, ये 5 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 5 अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये कौन सा इक्वेशन हमारा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 है। इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से वो आता होगा। अल्फ़ा अपॉन ये ले लिया तो क्या करेंगे, 4 4 सा 16, माइनस इसको करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा -42। फिर बीटा करेंगे तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 3 इंटू 12 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे -42 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉन्स्टेंट टर्म है तो क्या होगा -3 एंड -20। ऐसे आ गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई 4 3 -34, और बीटा क्या हो जाएगा 12 प्लस, ठीक है 210, 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये -23। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना, सही आ रहा है आंसर। बेटा यहाँ पे ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी। 16 -42 है ना, तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटा होगा, माइनस बीटा होगा, तो अल्फ़ा अपॉन क्या हो जाएगा -26 इज इक्वल्स टू माइनस बीटा अपॉन क्या हो जाएगा 12 प्लस, ये क्या हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 1 अपॉन -23। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 26 अपॉन 23, एंड बीटा क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 222 -222 अपॉन -23। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या, ये तो आना चाहिए। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिल गई हमें, बट यहाँ पे देखना तुम, अल्फ़ा क्या था हमारे पास, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, ये गामा क्या है 2 माइनस अल्फ़ा, एंड डेल्टा क्या 10 माइनस बीटा। गामा क्या हमारे पास, गामा हमारे पास 2 माइनस अल्फ़ा, तो 2 माइनस अल्फ़ा क्या 26 अपॉन 23, 46 माइनस 26 अपॉन 23, 20 अपॉन 23। ठीक है, ठीक है बच्चों, अल्फ़ा की हमें वैल्यू क्या मिल गई, अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई 26 अपॉन 23, एंड बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, बीटा की, ये तो अल्फ़ा, बीटा की वैल्यू मिल गई हमें 220 अपॉन 23। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, गामा डेल्टा भी चाहिए। तो गामा क्या है 2 माइनस अल्फ़ा 10 माइनस बीटा, गामा क्या हमारा 2 माइनस अल्फ़ा, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस अल्फ़ा क्या है 26 अपॉन 23, ये क्या हो जाएगा 46 माइनस 26 अपॉन 23, ये क्या हो जाएगा 20 अपॉन 23। ठीक है, एंड डेल्टा क्या हमारा, डेल्टा है हमारा 5 माइनस बीटा, डेल्टा हमारा क्या है 10 माइनस बीटा, तो 10 माइनस बीटा, 10 माइनस बीटा क्या हमारा 222 अपॉन 23, ये क्या हो जाएगा 230 माइनस 222 अपॉन 23, ये क्या हो जाएगा 8/23। ठीक है, तो ये सब मिल गया हमें। यहाँ पे देख लो क्या दे रखा है, ये देख लेते हैं सारे पॉइंट, यहाँ पे देख लो। एक तो आ रहा है 26 अपॉन 23, एक तो आ रहा है हमारे पास ये देखो 26 अपॉन 23, 20 अपॉन 23, फिर 222 अपॉन 23, और एक पॉइंट और है ना, वो क्या आ रहा है देख लेते हैं यहाँ पे,
कहाँ है यार ये मिनट। ठीक है, 4 पॉइंट आएंगे ना। ये हमारा अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1 हो गया हमारा, और बीटा 2 किधर गया यार, बीटा 2, चलो नहीं निकाला बीटा 1 और बीटा 2 नहीं निकाला तो ज़रूरत भी नहीं है यार, ये चारों पॉइंट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर हमारे पास ये पॉइंट मिल जाए ना, जैसे ये देखो ध्यान से, 4 पॉइंट की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इक्वेशन निकालने के लिए, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट होता है। लाइन, किसी भी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए अगर हमें सिर्फ गामा डेल्टा मिल जाए, तो ये गामा डेल्टा अगर हमें मिल जाए, सिर्फ ये पॉइंट मिल जाए, तो गामा डेल्टा और ये 1,5 इसी से 2 इक्वेशन आ जाएगा, ये लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। या फिर हमें अल्फ़ा बीटा मिल जाए, तो फिर अल्फ़ा बीटा 1,5 से इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, हमने तो सब निकाल लिया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ से गामा डेल्टा एक काम करते हैं, गामा डेल्टा 1,5 से या अल्फ़ा बीटा या 1,5 से लाइन, किसी एक से भी तुम अल्फ़ा बीटा ले लो, 1,5 ले लो, इस 2 पॉइंट को यूज़ करके लाइन की इक्वेशन लिख लो, या गामा डेल्टा 1,5 को यूज़ करके जो लाइन का इक्वेशन होता है ना 2 पॉइंट फॉर्म, उससे लाइन की इक्वेशन लिख लो। 1,5 है तो ये अल्फ़ा ही बीटा, इसको तो कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने फालतू कर दिया कैलकुलेट, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। इसी अल्फ़ा बीटा से ही लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। 2 पॉइंट मिल गया ना, एक पॉइंट हमें क्या मिल गया, एक पॉइंट हमारे पास है 1,5, एक पॉइंट हमारे पास है अल्फ़ा बीटा, एक क्या हमारे पास 1,5, तो अल्फ़ा क्या हमारे पास 26/23 और बीटा क्या हमारा 222/23, इसी से आ जाएगा। ठीक है, गामा डेल्टा की तो ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ये हो जाएगा 2 पॉइंट फॉर्म, पता ही है वाई, इसको इस पॉइंट को हमने फिक्स कर लिया, इस पॉइंट को, तो वाई माइनस इसका वाई कोऑर्डिनेट, तो 222/23 इज इक्वल्स टू स्लोप, तो y2 माइनस y1, तो क्या होगा 222/23 माइनस 5/x2 माइनस x1, 26/23 माइनस 1, और ये x माइनस x1, तो x माइनस x1 इस पॉइंट को सिलेक्ट किया ना, तो 26/23, यही रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन है, इसे सॉल्व कर लेना अपना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, सॉरी ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 24 हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 25।